बीएससी थर्ड ईयर में जो क्वांटम फिजिक्स है बीएससी, उसमें ये क्वेश्चन आता है कि कृष्ण पिंड वर्णक्रम से क्या तात्पर्य है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और आपके पेपरों में आएगा और 100% इसके आने के चांस हैं। तो इसके आंसर देखेंगे किस प्रकार से लिखना है। चिरसिम्मत सिद्धांत द्वारा इसे सिद्ध करना है, समझाना है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या करना है। इसके अलावा ये जो आया है इंदौर में, वो है कृष्ण पिंड किसे कहते हैं, और स्पेक्ट्रम मतलब वही है वर्णक्रम को समझाना और ताप के साथ इसके बदलाव को बताना। लेकिन जो अगला वाला ये वाला क्वेश्चन है, तो इन सभी के उत्तर अपन लोग देखेंगे किस प्रकार से लिखने हैं। और ये 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, 10 नंबर या 7 नंबर में आएगा, तो यह 5 नंबर में भी आ सकता है। तो देखते हैं अपन इसका आंसर। इसके अलावा ये भी आता है कि जो ये प्लांक का जो है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को बताना है, जो कि कृष्ण पिंड से संबंधित है, उसके बारे में उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये भी मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है। पहले देखते हैं कृष्ण पिंड की, कि कृष्ण पिंड क्या होता है। परिभाषा, वह पिंड होता है जो अपने पृष्ठ पर आपतित विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जैसे सूर्य का प्रकाश वगैरह कुछ भी पड़ा तो उसे अवशोषित कर लेते हैं। जैसे काले कपड़े होते हैं तो वो सूर्य का प्रकाश जैसे पड़ा तो उसे अवशोषित कर लेते हैं। इसी प्रकार ये कृष्ण पिंड होता है जो अपने ऊपर प्रकाश पड़ा उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जो विकिरण है ऊर्जा के, उनको अवशोषित कर लेता है, वो कहलाता है कृष्ण पिंड। अब जो कृष्ण पिंड वर्णक्रम होता है, ये क्या होता है। कृष्ण पिंड वर्णक्रम क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर, कोई एक ताप होगा कि 40 डिग्री तापमान है, 45 डिग्री तापमान है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ही समझ के आप चलिए। और पिंड से उत्सर्जित ऊर्जा, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है सूर्य के प्रकाश से, उसकी तरंग दैर्ध्य मतलब जो किरण है उसकी लंबाई, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, के साथ परिवर्तन को कृष्ण पिंड का वर्णक्रम कहते हैं। क्या हुआ कि जैसे एक निश्चित ताप रहेगा और ऊर्जा का तरंग दैर्ध्य के साथ परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, तरंग दैर्ध्य जितनी पड़ रही है और ऊर्जा कितनी मिल रही है, उसके परिवर्तन की व्याख्या को वर्णक्रम, कृष्ण पिंड वर्णक्रम कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिखना है। अब इसके नीचे वो जो ताप का वाला क्वेश्चन था ना, किस प्रकार से अविरत रहती है या फिर बदलती है, वो अपने को इसमें लिखना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो उसी वाले का क्वेश्चन का आंसर है और ये वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा उसमें। तो देखिए पहला पॉइंट लिखना है, ताप जो तरंग दैर्ध्य होती है वो तरंग दैर्ध्य ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। तरंग दैर्ध्य, इसे बीन का नियम भी कहते हैं, आएगा अभी ये आ गया बीन का नियम। तो पहले लिखना है लैम्डा एम अनुक्रमानुपाती है 1/t। ये जो नीतांक आता है बी आता है, इसे बीन नीतांक कहते हैं। क्वेश्चन भी बीन नीतांक आ जाता है। बीन नीतांक क्या होता है, तो अपने को लिखना है कृष्ण पिंड वर्णक्रम में जो तरंग दैर्ध्य होती है ताप के अनुक्रमानुपाती रहती है। ठीक है, व्यतिक्रमानुपाती रहती है। ठीक है, व्यतिक्रमानुपाती रहती है। बी का मान जो होता है 2.88 × 10³ मीटर × कूलाम होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा मात्रक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये अभी ये ग्राफ बाद में देखेंगे, ये देख लीजिए। अब ये तीसरा और चौथा पॉइंट आप देखिए क्या है कि ताप बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। अपन ताप बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब तरंग की लंबाई बढ़ जाएगी। दूसरा है ताप बढ़ाने पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य का मान तरंग दैर्ध्य का मान घटता है। तरंग दैर्ध्य का मान ताप बढ़ाने पर, क्योंकि ताप इसके व्यतिक्रमानुपाती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य का मान घटता है, इसी के उससे है। और जो ऊर्जा का मान है वो बढ़ता है, ऊर्जा का मान ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। तो जब अपन को ग्राफ एक बनाना पड़ेगा तो उस ग्राफ में आप देखेंगे एक ये बनाए है ऊर्जा, ये ऊर्जा है। ठीक है, और ये लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, ऊर्जा है और ये तरंग दैर्ध्य, इसके बीच में ग्राफ बनाया गया है। ये 998 है, फिर 1098 है, फिर 1289 है और ये 1044 है और 1646 के है। तो इसमें इसे ये ग्राफ को बनाया गया है। तो इस प्रकार से बढ़ती जाती ऊर्जा आप देख सकते हैं तरंग दैर्ध्य के साथ। ये ऊर्जा जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ रहा है ऊर्जा बढ़ती जा रही है। यहाँ 1 2 3 4 और लिखना था, यहाँ तक 4 जब आएगा तो 4 पर ये उच्चतम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको एक ये ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, बहुत ही आईएमपी ये ग्राफ है। अब इसके बाद अब जो अगला क्वेश्चन था उसी में कि ये चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा कृष्ण पिंड विकिरण की पूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकी थी। क्योंकि जो द्रव्य होता है, ठीक है, द्रव्य मतलब पदार्थ
को ही द्रव्य बोलते हैं, के साथ विकिरण की अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया का मतलब होता है, अन्योन क्रिया, विकिरण मतलब ऊर्जा। तो जो ऊर्जा है और द्रव्य दोनों जब जैसे एक दूसरे को बल लगाया ना, तो एक दूसरे को परिवर्तित करने का प्रयास करते, वो कहलाती है अन्योन क्रिया। एक दूसरे को बदलने की कोशिश करना, मतलब एक दूसरे को बल लगाकर दोनों चीज़ें परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं अन्योन क्रिया। तो अन्योन क्रिया हो जाती है इनके बीच में, ऊर्जा और द्रव्य के बीच में, दोनों एक दूसरे को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मैक्स प्लांक ने इसी के उद्देश्य में एक नियम दिया था जिसे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो किस प्रकार से उन्होंने कृष्ण पिंड की व्याख्या की, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो कृष्ण पिंड होता है, कृष्ण पिंड अपने ऊपर विकिरित ऊर्जा को उत्सर्जित या अवशोषित के सापेक्ष में एक नियम दिया था जिसे मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने क्या कहा था, जो विकिरण ऊर्जा होती है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, वैसे अवशोषण ही है, निश्चित ऊर्जा के पैकेटों में होता है और इन पैकेटों को फोटान कहते हैं। पैकेटों के रूप में मतलब ये जैसे ऊर्जा यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई और यहाँ से गई और फिर ये एक जगह मिल गई, तो ये बन गया एक पैकेट। तो इस प्रकार से होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा होती है ये मेन है, इस पूरे का टॉपिक का मेन ये है कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा की जो विकिरण है या ऊर्जा है, वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप देख सकते हैं आवृत्ति को म्यू से दर्शाते हैं, तो इसके अनुक्रमानुपाती होती है। ई बराबर और ए जैसे हटाते तो एच आ जाता है। एच होता है प्लांक नीतांक, जिसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34 जूल गुणे सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट भी है और पेपरों में आएगा ही कि मैक्स प्लैंक का मान कितना होता है, तो 6.6 गुणे 10 की पावर -34 होता है। और इसकी अगर इकाई पूछ दे तो जूल गुणे अपने को सेकेंड लिखना है। तो अपन ने पढ़ा कि मैक्स प्लैंक का इसका सिद्धांत, और लास्ट में जो अपने को लिखना है, ये इतना लिखने के बाद अपने को लास्ट में लिखना पड़ेगा, वो लिखना है अपने को ये था लास्ट में जो आता है मैक्स प्लैंक का ऊर्जा के लिए निम्न समीकरण दिया था। तो निम्न समीकरण क्या था, यू लैम्डा, ठीक है, डी लैम्डा 8 पाई एच सी डी और लैम्डा, और लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी अपॉन के लैम्डा के टी -1। ये था इसका कृष्ण पिंड का जो लास्ट में लिखना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 8 पाई एच सी लैम्डा, 8 पाई एच सी लैम्डा अपॉन लैम्डा 5 ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। अपने को एक दो बार याद करिएगा तो हो जाएगा। तो ये हुआ एक क्वेश्चन जो बहुत ही आईएमपी है और 100% नहीं 80% लेगी, 5 नंबर में आने वाला है होलकर कॉलेज में। अब देखिए ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और ये 11 नंबर में आएगा, ये मुझे लग रहा है। तो आपको इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बताया कि वो आने वाला, श्रोडिंगर समीकरण आने वाला है, मोसले के नियम आने वाले हैं। लेकिन आप बने रहिए, मैं कल ही इसका अपलोड करूँगा जो आईएमपी क्वेश्चन है, और आपको फंसेंगे। तो देखिए ये प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये आप समझ लीजिए, इतनी बार आए तो अपने पेपरों में भी आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की प्रायोगिक निष्कर्ष क्या निकले, इसे चिरसम्मत सिद्धांत द्वारा क्यों समझाना असफल रहा, क्यों नहीं समझाया जा सका, और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा आइंस्टीन ने इसे किस प्रकार से समझाया। तो ये आता है क्वेश्चन इस प्रकार से। तो इन सभी के अपन लोग जवाब देंगे। ये देखिए मैंने ला के रखा है पीडीएफ में, क्या होता है देखिए, बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, पहला अपने को समझना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला जो अपने को लिखना है कि जब एक्स किरण या फिर परावैगनी किरण, कोई भी किरणें हो जाती हैं धातु पर आपतित हुई, ठीक है, ये धातु है, इस पर आपतित हुई ये किरणें, तो धातु की सतह से टकराकर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगती है, इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर दिया, ठीक है। तो इसे कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। 1905 में इन्होंने इसकी व्याख्या किया था और फिर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था आइंस्टीन को। तो आइंस्टीन ने इसकी अच्छी तरह से व्याख्या किया था। तो ये हुआ प्रकाश विद्युत प्रभाव, अपने को ये भी लिख देना, 1905 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब इसके प्रायोगिक तथ्य क्या थे, क्या था प्रायोगिक निष्कर्ष क्या था। तो प्रायोगिक निष्कर्ष आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्या है, पहला तो आपको ये लिख देना है, ये वाला लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन गिरते ही, जैसे प्रकाश, यहाँ पर प्रकाश जैसे गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यहाँ लिखना था प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। ये पहला
अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा क्या है कि जब प्रकाश में जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है ना, जब होता है जब धातु तल पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति म्यू से अधिक हो। ये इन्होंने निष्कर्ष में बताया था, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी को देहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इतने की आपतित हो रही है तो इसकी जो देहली आवृत्ति है ना, इस वाले प्रकाश से कम होनी चाहिए, जब ही हो पाएगा। हालांकि इसका कमी भी थी, अभी इसके बारे में लिखेंगे, जिस कारण से यह हल नहीं हो पाया था। इसकी पहली कमी यही थी कि इन्होंने बताया था कि नहीं हो सकती, लेकिन हो रही थी कुछ प्रयोगों में। तो पहला ये हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जो गतिज ऊर्जा है, जैसे प्रकाश की गतिज ऊर्जा, प्रकाश जितनी तेज से चल रहा है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है कितनी जल्दी आ रही। आवृत्ति मतलब होता है कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितनी बार कितनी ज़्यादा प्रकाश आपतित हो रहा है ना, तो वही होती है आवृत्ति। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा प्रकाश आपतित होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा उससे प्राप्त होगी। तो जो मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जितनी ज़्यादा तीव्रता हुई तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, जितनी तीव्रता पर निर्भर करती है। ये थे 4 निष्कर्ष जो आइंस्टीन ने दिए थे। देखिए आइंस्टीन ने किस प्रकार से व्याख्या किया था। आपको इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, आएगा ये। 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया। 1905 में उन्होंने व्याख्या किया। तो उन्होंने क्या कहा, उनके अनुसार क्या था कि जो प्रकाश के विकिरण की जो ऊर्जा होती है ना, फोटान के रूप में होती है। हालांकि इसके बारे में डी ब्लॉगली ने भी बताया था, उन्हीं के उस पर इन्होंने किया था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किया था। कहा था कि जो फोटान की ऊर्जा होती है 2 रूपों में खर्च होती है। तो कैसे होती है, पहली होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कारफलन। इसकी अलग परिभाषा है। ऊर्जा का कुछ भाग कारफलन के रूप में खर्च हो जाता है, तो वो होती है फाई, मतलब फाई से दर्शाते हैं और एच म्यू इसे लिख लेना अपने को। ठीक है, आपको कारफलन याद करके ही जाना है। ठीक है, तो उसके रूप में होती है, तो फाई बराबर एच म्यू। दूसरी अपने को ये लिखना है कि जो गतिज ऊर्जा है, शेष गतिज ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में ये खर्च हो जाती है, उसे गति इलेक्ट्रॉन को प्रदान करनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा। अब क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो होगी, ये गतिज ऊर्जा होगी, इसका यहाँ लिख नहीं पाया है, 1/2 mv² होती है गतिज ऊर्जा। जो संपूर्ण ऊर्जा होगी, तो दोनों ऊर्जा को मिलाएंगे जब संपूर्ण ऊर्जा बनेगी तो 1/mv² प्लस फाई होती है इसकी संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है, जो ऊर्जा होती है, अपन ने मैक्स प्लांक का जो सिद्धांत था उसमें E बराबर एच म्यू आता है। ठीक है, E बराबर एच म्यू। तो E बराबर एच म्यू आया तो इसका पक्षांतर कर दिया, एच म्यू का इस साइड कर दिया पक्षांतरण। तो जब पक्षांतर किया तो 1/2 mv² एच म्यू माइनस एच 0। इसको जो होता है इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ई के यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ई के यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से एच को कॉमन ले लिए, तो एच म्यू 0 कर लिया। तो इसे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत का सिद्धांत या समीकरण कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है आइंस्टीन का समीकरण। और आइंस्टीन का समीकरण ऐसे पूछ सकता है कि क्या होता है, या फिर ये पूछ सकता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर इस पूरे को समझाओ। तो वो 10 नंबर में आएगा क्वेश्चन आपके, और मुझे 80% लग रहा है कि यही क्वेश्चन आएगा। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइंस्टीन ने कुछ निष्कर्ष दिए थे। आइंस्टीन ने कुछ बताया था कि चिरसम्मत भौतिकी क्यों, मतलब वो नहीं हो पाई थी, ये क्यों हट गया था। इन्होंने 2 दिए थे। पहला दिया था, पहला क्यों हो गया था कि इन्होंने कहा था कि जैसे प्रकाश आपतित हुआ तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। लेकिन इससे हो गई क्योंकि अगर क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ तो प्रकाश पूरे क्षेत्रफल में फैलता है पहले, तो इसमें इसकी व्याख्या नहीं कर सका था, तो इसलिए फैल हो गया था। और फिर दूसरा क्या था, इन्होंने बताया था कि जो देहली आवृत्ति होनी चाहिए, न्यूनतम आवृत्ति से उसमें प्रकाश जो है उत्सर्जित नहीं हो सकता। लेकिन ये उससे मतलब हो रहा था, देहली आवृत्ति ना होने के बावजूद भी न्यूनतम आवृत्ति के तो ये प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। तो इस कारण से 2 ये इसकी सीमाएँ थी, जिसके कारण ये विद्युत प्रभाव उसकी व्याख्या नहीं कर पाया था। तो इसकी ये भी हो गई।
तिरसमत्व अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आ सकता है। कंपार्ट जो प्रभाव होता है, कॉम्पटन प्रभाव होता है, वो भी आ चुका है और इसके हटाव का व्यंजक मतलब ये जो होता है इसको सिद्ध करने के लिए आ चुका है। तो ये उतनी ज़्यादा मोस्ट है नहीं, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, बाकी ये पेपरों में आया है तो मैं बता रहा हूँ। और ये जो यूनिट है टॉपिक वाइज एक तरफ से सभी टॉपिक बताए जा रहे हैं। तो पहले जो अपन लिखेंगे वो कॉम्पटन प्रभाव जो होता है वो क्या होता है। तो पहला क्या है इसका जो कॉम्पटन प्रभाव है, जब किसी पदार्थ का विकिरण आपतित होते हैं, किसी पदार्थ पर ऊर्जा आपतित हुई, प्रकाश आया तो विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है, वो कई दिशाओं में विभक्त हो जाता है। जैसे शीशे पर पड़ा या फिर किसी चीज़ में पड़ा तो विभाजित हो जाता है। और इनकी तरंग दैर्ध्यों में अंतर प्रकीर्णन कोण पर निर्भर करता है, मतलब जितना कोण पर आपतित हुई, जैसे ऐसे आपतित हुई तो ये इस तरफ कितना जाता है, इस तरफ कितना जाता है, इस तरफ कितना फैलता है, तो इसके प्रकीर्णन कोण पर पड़ती है। और इस कोण को जो होता है उसे कॉम्पटन प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहा जाता है। 1923 में क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने इसकी व्याख्या किया था और बताया था वही कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है hν होती है। तो ये उतना ज़्यादा अपने को कुछ लिखना नहीं, इसकी परिभाषा लिखना है। फिर अब इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है वो देखते हैं। तो जब इसे सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने पे ये संघट्ट के पहले और संघट्ट के बाद क्या होती है घटना वो थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो संघट्ट के पहले ये व्यंजक आप ना चाहें तो मुश्किल कठिन नहीं है, बाकी सलाह है। पहला देखिए जो इसकी संपूर्ण ऊर्जा होगी hν और mc² होगी, ठीक है। संवेग ये होगा, ये अपने को लिखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा ना लिख के अपन सीधे यहाँ लिखेंगे कि ऊर्जा जो संरक्षण सिद्धांत होता है संघट्ट के पहले और बाद में जो ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा संरक्षण से क्या होगा कि ये hc hμ/c m0 और c², ठीक है। hμ/c m0 c² बराबर h' और hc² होता है। ये समीकरण 1 से ऊर्जा संरक्षण से हो गया संघट्ट के पहले संघट्ट के बाद की जो ऊर्जा है, ये आप लिख सकते हो ऊपर का। दूसरा जो है, ठीक है, इतना लिखने के बाद समीकरण 1 मान लिया। जो दूसरा है वो है संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण में एक तो लंबवत लगेगा और एक लगेगा और ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल। तो इसको अपने को देखना है कि इसमें cos θ आता है जो इस प्रकार से समांतर बल लगता है, ठीक है। तो जो संवेग होगा hμ/c संघट्ट के पहले और hμ' c cos φ और m भी cos θ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अपन ये वाला जो समीकरण है इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये c यहाँ पर चला जाएगा तो mc cos θ हो जाएगा। और इसका इस तरफ पक्षांतर कर देंगे hμ का तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा hμ और माइनस का cos θ, ये वाला चला गया, c का तो यहाँ गुणा हो चुका है, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये जो लंबवत है, लंबवत जब लगता है तो लंबवत में आपको पता है sin θ रहता है, तो यहाँ से hμ'/c sin φ और m भी sin θ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो c यहाँ पर चले जाएगा तो mc sin θ इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये अब ये यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। ये समीकरण 5 हो गया। अब ये समीकरण जो 4 था cos θ वाला माना था, उन दोनों को क्या करना है, अपने को दोनों का वर्ग कर देना। तो वर्ग जब करेंगे तो आपको लिखते जाना है, बिना लिखे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो जो sin θ और cos θ, sin² θ और cos² θ बनेगा उसके बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका यहाँ तक कर दिया तो m² v² c² आ गया। और इसका दोनों का करेंगे तो यहाँ तक ये आएगा, ठीक है। अपने को इसको एडजस्ट आप कर लीजिएगा, अपने हिसाब से इसको करना है, मतलब हल करना है। जब आप गुणा उणा करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। अब दूसरा क्या है, जो समीकरण 1 है, आप समीकरण 1 देखेंगे, दिखाई देता हूँ समीकरण 1 जो बनाया है अपन ने। ये समीकरण 1 जो लिया है वो समीकरण 1 ये है, ठीक है। तो समीकरण 1 है, इसका अभी पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर कुछ इस प्रकार से समीकरण प्राप्त होगा। ये h' इस तरफ जाएगा, mc² उस साइड जाएगा, ठीक है। तो पक्षांतर करने पर ये समीकरण 1 इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये समीकरण हालांकि बड़ा है, ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ठीक है,
है ना। तो समीकरण ये mc² h म्यू और h0 और mc² इसको पक्षांतर करने पे बन जाता है, ठीक है, उसी जो अपन ने किया। अब इसका अपने को क्या करना है, इसका अपने को वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये c का 4 हो जाएगा, मतलब m² और c का 4 हो जाएगा। अपन यहाँ तक इसको हल कर लेंगे। अब इतना हल करने के बाद समीकरण 6 ये है और समीकरण 7 ये है, इसको इसमें घटा देंगे। तो इसको इसमें घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अपने को ये वाला समीकरण याद रखना है, ये पूरा याद रहे या ना रहे, अब छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्या कैसे किया। अब ये समीकरण सबसे ज़्यादा मोस्ट है, आपको इसको याद करके जाना है क्योंकि यही है पूरा, ठीक है। अब इसको याद कर लिया। अब जो अपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो होता है m0 √1 - v² c²। अब इसको जब हल अपन लोग करेंगे तो इसमें क्या किया है कि इसको जब हल किया है तो देखिए यहाँ पर m लिखा है, ठीक है। तो इसमें c² का गुणा किया, ये c² का, और इसमें v² का गुणा कर दिया, तो ये v² हो गया। तो दोनों में गुणा किया और दोनों को a² - b² के सूत्र से अलग कर दिया, a² - b² में अलग कर दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद ये भी आप याद कर लीजिएगा, ना हो तो अपने को यहाँ तक इससे याद कर लीजिएगा। इसको हल करने पे ये आ जाता है लास्ट में ये m² और c4 आ जाता है, इतना आप याद कर लीजिएगा। है ये हालांकि बहुत ही सरल है, ठीक है। फिर अभी ये जो m² c² है ना, आप देखेंगे यहाँ भी यही लिखा था, इस वाले समीकरण में भी यही लिखा था, ये लिखा था, ये लिखा था, दोनों को मिला देंगे तो m² c4 जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। और मैं इसलिए कह रहा था इस वाले समीकरण को याद कर लीजिए, इसको अपने आप से बन जाएगा। आप एक बार लिख के देखिए, बहुत ही आसान है, बन जाएगा आपसे। अब यहाँ से कर लिया तो ये यहाँ से ये और ये कट जाएंगे दोनों वो समीकरण से, ठीक है। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो एक किसी भी का कर लेते हैं पक्षांतर, तो एक किसी का इसका पक्षांतर कर दिया इस साइड, मतलब इसका कर दिया इस साइड, तो ये माइनस का आ गया, ठीक है। अब ये 2h है तो ये 2h से 2h चला जाएगा, कट जाएगा। अब ये म्यू जो है ये म्यू डैश यहाँ पर पक्षांतर में आ जाएंगे और ये h वाले आ जाएंगे, ये आपको कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये वाला यहाँ पर पक्षांतर हो गया और ये यहाँ पर। अब देखिए इसको अलग कर सकते हैं, तो इसे म्यू डैश ऐसे लिख सकते हैं और ये माइनस का h/mc² ऐसे लिख लिया। अब म्यू बराबर c/λ होता है तो c/λ ऐसे यहाँ से लिख लिया, ठीक है, c/λ और यहाँ से m²। अब ये जो c है एक c से एक c कट जाएगा, एक c से एक c कट गया और ये आ गया लैम्डा माइनस लैम्डा h म्यू c cos θ माइनस का 1 आ गया, ठीक है। और इसका मान जो होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा का, ये होता है डे लैम्डा, तो डे लैम्डा बटे ये आ गया लास्ट में h ए माइनस कॉस θ। यहाँ का माइनस जो है माइनस को हटाया तो एक माइनस कॉस, मतलब ये चिन्ह पलट गए, कॉस फाई आ गया। तो इस प्रकार से आपको इस समीकरण के द्वारा आप कंपार्ट प्रभाव को है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ये देखिए ये है डी ब्लॉगरी का, ये है नहीं, ये डी ब्लॉगरी का समीकरण की पुष्टि करना है, डेविस जर्मन का प्रभाव है, ठीक है, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की पुंज किस प्रकार से क्वेश्चन आता है आप पढ़ सकते हैं, द्वारा किस प्रकार से सिद्ध किया, डी ब्लॉगरी का मापन किस प्रकार किया जाता है इसके नियम के अनुसार, वो अपने को बताना है। 12 के बाद अब 13वां प्रश्न देखेंगे। तो यही है जो डी ब्लॉगली का जो परिकल्पना थी, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने हालांकि ये कहा था, अगर अपन आसान से परिभाषा लिखना चाहें कि प्रत्येक गतिमान कण में, ये 10वीं 12वीं की है, प्रत्येक गतिमान कण में एक तरंग संबद्ध होती है, प्रत्येक गतिमान कण में एक तरंग संबद्ध होती है, आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। द्रव्य तरंगों को ही डी ब्लॉगली तरंगें भी कहा जाता है, तो उसकी परिभाषा देखेंगे, ठीक है। डी ब्लॉगली तरंगों के लिए डी ब्लॉगली की परिकल्पना है और डी ब्लॉगली तरंग क्या कहलाती है वो भी क्वेश्चन आता है, अब देखेंगे। तो क्या कहता है कि कुछ पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो कण व तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इन्होंने बताया था द्वैत प्रकृति, डी ब्लॉगली की द्वैत प्रकृति, ठीक है। तो डी ब्लॉगली के अनुसार ये प्रकृति के समस्त कण प्रकृति दर्शाते हैं और ये सम्मित होते हैं, तो इतना कुछ लिखना नहीं था। और E बराबर h में होता है, ये थोड़ा इनकी जो बताया है ये इनके अनुसार परिभाषा थी, वैसे मैं अपने नोटों में जो लिखा है वो बहुत ही आसान परिभाषा आप देखेंगे, ठीक है। तो ये 13वां था, ये क्वेश्चन में दिखा रहा था कि ऐसे आए हैं, ठीक है, और इस प्रकार से थोड़ा डी ब्लॉगली का आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये था इसका सिद्ध करने के लिए किस प्रकार से किया जाता है, हालांकि इससे नहीं करना, मैं
ला रखा है। तो पहले अपन जो है वो आया है, देखिए ये वाला देखेंगे क्वेश्चन, इसमें भी आया है कि द्रव्य तरंग क्या होती हैं। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, डेवियस जर्मन के प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि कीजिए, इसको समझाइए, ठीक है, या सिद्ध कीजिए। तो ये कुछ प्रकार इस प्रकार से होता है, लेकिन मैं इसको अपने को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो पहले अपन देख लेते हैं डेवियस और जर्मन का प्रयोग। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए ये तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको नहीं छोड़ना है, पेपर में आएगा, बहुत ही आसान है। क्या के सर्वप्रथम 1925 में डेसियस व जर्मन ने एक प्रयोग किया द्वारा द्रव्य तरंगों की पुष्टि किया, ठीक है। और इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन को विवर्तन करते हुए दर्शाया गया। इन्होंने ये प्रयोग किया था द्रव्य तरंगों मतलब डी ब्लॉगली तरंगों के उसमें, ठीक है, द्रव्य तरंगों के बारे में। और उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो विवर्तन को दर्शाता है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को तरंग के रूप में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है, ना कि कण की भांति। तो देखिए कैसे किया था, तो इसमें पहले मैं समझा देता हूँ। इसमें एक रहता है फिलामेंट, ये फिलामेंट रहेगा, यहाँ से बैटरी रहेगी। इस फिलामेंट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये बैटरी द्वारा गर्म किया जाता है। जब इन्हें बैटरी द्वारा गर्म किया गया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पुंज निकलती है। इस इलेक्ट्रॉन पुंज को जो बैटरी रहती है V वोल्ट में 50 वोल्ट में जोड़ दिया जाता है। जब और ये इलेक्ट्रॉन गन है पूरा, ये इलेक्ट्रॉन गन से जब ये होकर निकलती है तो ये बहुत पतली हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गन लगा हुआ है। तो इससे होकर ये 50 वोल्टेज में बहुत पतले इलेक्ट्रॉन पुंज जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन पुंज जाते हैं तो निकाल प्रिज्म से टकराते हैं। निकाल प्रिज्म से टकराने के बाद देखिए अगर उन्होंने बताया था कि अगर कण की भांति हुई तो ये 0 डिग्री पर यहीं पे लौट आएगी, ठीक है। लेकिन ये 0 डिग्री पर ना लौट के इस प्रकार से ये प्रकीर्णित हुई, बिखरी एक दो कोणों पर। यहाँ पर ये जो 50 डिग्री का कोण बना उस पर ये द्वितीयक तरंग प्राप्त हुई थी, तो द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त हुआ था, ठीक है। और एक यहाँ पर उच्चिष्ट में प्राप्त होना चाहिए इसको। तो ये इस प्रकार से ये संसूचक द्वारा इसे देखा गया था, एक संसूचक लगाया गया, इसमें 90 तक के कोण बनाए गए एक पटली जैसे, और उसमें देखा गया कि कहाँ कहाँ पर कौन किरण आती है। तो इन्होंने बताया कि ये तरंग की भांति व्यवहार करती है। अब देखिए, अब मैंने वही लिखा है कि इस प्रयोग में तंतु F और बैटरी B से गर्म करके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन गन जो G है उसके समांतर गुजारा, उससे गुजार दिया, एक पतला इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होता है। और फिर जो ये तंतु है, इस तंतु से और ये तंतु से यहाँ पे बोल्ट जोड़ा है, मतलब एक 50 वोल्टेज का लगाकर इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया। जब इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया तो फिर ये पतले इलेक्ट्रॉन पुंज निकाल प्राप्त किए गए और क्रिस्टल से टकराने के बाद ये सभी दिशाओं में विवर्तित हो गए, मतलब विवर्तित हो गए यहाँ पे ये इससे टकराने के बाद। जब विवर्तित हो गए तो इलेक्ट्रॉन पुंज की जो तीव्रताएं थी उनको संसूचक D के द्वारा मापा गया। तो इस प्रकार से जो D था उसके द्वारा इनको माप लिया गया। अब ये पहला जो कहता है कि यदि इलेक्ट्रॉन कण की भांति व्यवहार करता तो इलेक्ट्रॉन पुंज जो संसूचक में 0 डिग्री का कोण बनाती, ये इन्होंने बताया है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसका आगे का देखते हैं। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करती, और दूसरा ये बताया कि ये जो किरण थी, ये जो तरंग पुंज थी, अगर ये तरंग की भांति व्यवहार कर रही थी तो एक उच्चिष्ट जो था, उच्चिष्ट बिंदु पर G पर प्राप्त हुई इलेक्ट्रॉन पुंज, और द्वितीयक उच्चिष्ट 50 डिग्री कोण पर विवर्तन कर रही थी, मतलब विवर्तित हुई 50 डिग्री कोण पर। तो फिर क्या किया गया कि ये जो एक ग्राफ बनाया गया, ठीक है, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, 54 वोल्टेज लगा के एक ग्राफ बनाया गया। तो 54 वोल्ट में बनाया गया। तो पहले क्या हुआ, ये डी ब्लॉगली यहाँ पे सबसे उच्चिष्ट में थी, फिर यहाँ से घटी, फिर यहाँ पे जाके 50 डिग्री के कोण पे इकट्ठी बढ़ी और फिर घट गई, 90 डिग्री के कोण तक 0 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, क्या बताया, ये डी ब्लॉगली जो तरंग थी उसकी पुष्टि कर रही थी, क्योंकि डी ब्लॉगली की जो तरंग है, यहाँ से एच मैक्स प्लांक का मान रखेंगे, 2 का मान रखेंगे, m इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, Q आवेश रखेंगे, और वोल्टेज यहाँ पे रखा 54 वोल्टेज रखा, ठीक है, ये 54 वोल्टेज रखा। तो ये जो जब 54 वोल्टेज रखा तो इसका मान 6.17 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। और यहीं पे जब ये इसकी पुष्टि की गई,
इसके नियम के द्वारा। तो इसको रखा गया 50, मतलब अपने 50 का कोण लिया था, 90 का था, और ये दोनों इस प्रकार से निकोल प्रिज्म में किया गया था। 360 में मतलब पूरा एक चक्का लगा रहा था तो उसमें घटाया, तो ये अपना आया 65 डिग्री का कोण। जब इसको लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, यही होता है सूत्र। तो जब इसकी तरंग दैर्घ्य निकाली तो ये आ रही थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, जो कि इसके बराबर थी। तो इसके द्वारा पुष्टि हो गई इसकी, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉगली तरंगों की। तो इस प्रकार से इसके द्वारा किया गया। इस प्रकार से अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो एक बड़ा बना लीजिएगा। ये ग्राफ बनाया गया है, एक ऐसे करके बनाया गया है और एक ये ऐसे बनाया गया है। फिर यहाँ से एक लाइन खींच के एक यहाँ से खींच दी गई है। बस यहाँ पे लिखा है डी साइन थीटा, यहाँ पे डी साइन थीटा लिखा गया है। ये 90 अंश के कोण बन रहे थे, यहाँ पे 50 अंश का कोण बना दीजिएगा, बस हो गए। ये ऐसे चित्र बना लेना है आपको। ये निकोल प्रिज्म यहाँ पे लिया गया था। तो इस प्रकार से जो डी ब्लॉगली की जर्मन और डेविस का प्रयोग था वो समाप्त होता है। आता है द्रव्य तरंग क्या होती हैं। द्रव्य जो तरंगें होती हैं, द्रव्य के गतिमान कण इलेक्ट्रॉन उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है एक विशिष्ट परिस्थिति आने पर ये तरंग की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे द्रव्य तरंग या डी ब्लॉगली तरंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुई द्रव्य तरंगों की परिभाषा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि द्रव्य तरंगों की जो द्वैत प्रकृति की व्याख्या कीजिए। डी ब्लॉगली तरंग जो या थी उसको व्युत्पन्न कीजिए व्यंजक। ठीक है, द्रव्य तरंग क्या होती हैं, डी ब्लॉगली की परिकल्पना क्या थी, जो कि परिकल्पना अपना तो ये पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, पीछे वाले उसमें देख चुके हैं पेज में। और डी ब्लॉगली की अवधारणा के आधार पर क्वांटा इसको सिद्ध कीजिए। तो अपन देखेंगे इसको किस प्रकार से सिद्ध करना है। तो देखिएगा क्या है कि ये जो डी ब्लॉगली थे उन्होंने कहा था, इनका नियम यही था कि जो प्रत्येक गतिमान कण में जो गतिमान कण होता है उसमें तरंग वो होती है। तो इसमें जब किया गया तो क्या बताया गया कि जो क्वांटम है ई बराबर होता है एच म्यू। ठीक है, ई बराबर एच म्यू रखा गया और ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है, जो कि आइंस्टीन का समीकरण ही था। ठीक है, ई एम सी और एच म्यू होता है, इन दोनों को मिलाया तो एम सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एम सी स्क्वायर दिख रहा होगा और एच म्यू दिख रहा होगा। एम का यहाँ पे लिखा है एच म्यू और सी स्क्वायर इस प्रकार से मतलब पक्षांतर कर दिया। सी बराबर होता है म्यू लैम्डा, तो सी बराबर म्यू लैम्डा यहाँ पे मान रखा, तो म्यू से म्यू कट गया। ठीक है, बचा एच बटे लैम्डा स्क्वायर और म्यू बचा। म्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा, तो सी बटे लैम्डा यहाँ पे मान रखा, सी बटे लैम्डा रखा यहाँ पे मान। तो जो सी बटे लैम्डा है ना, सी नीचे आया और लैम्डा ऊपर चला गया, तो एक लैम्डा से एक लैम्डा भी कट गया, तो बचा एम बराबर बचा एच बटे लैम्डा सी बचा। ठीक है, और पी बराबर होता है एम सी, पी बराबर एम सी होता है, जहाँ पी बराबर एम भी होता है वैसे आपने पढ़ा हो, और एम सी यहाँ पे वेग ही है, तो उसको ले सकते हैं चाल जो होती है प्रकाश की। तो वहाँ पर रखा एम की जगह ये वाला मान रखा, एम की जगह ये वाला मान रखा एच लैम्डा बटे सी, तो एच लैम्डा बटे सी रखा, तो ये सी से सी कट गया, तो आ गया पी बराबर एच बटे लैम्डा। लैम्डा बराबर लिख सकते हैं एच बटे पी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा अपन लिख सकते हैं। फिर ये यहाँ के बाद पी बराबर एम भी होता है, तो पी बराबर एम भी अपन लोग लिख सकते हैं। डी ब्लॉगली का समीकरण था। इसके अलावा के बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर होता है, के बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से के जो है उसको पक्षांतरण किया और यहाँ से जो 2m है यहाँ पे m का गुणा किया और यहाँ पे m का गुणा किया, तो ये m का गुणा किया तो एम भी स्क्वायर हो गया, 2m के यहाँ तक आ गया। एम भी स्क्वायर जो होता है, एम भी स्क्वायर को मतलब अगर वो किया इसका वर्ग किया तो √2m के हो गए। एम भी का मान यहाँ पे रख दिया तो लैम्डा बराबर एच बटे √2m के भी आ जाता है। तो अगर कहे ये सिद्ध करने के लिए तो ये सिद्ध कर सकते हैं, और ऊपर का कहे तो ऊपर का सिद्ध कर सकते हैं। हालांकि अब ये वाला ये जो वो आ रहा था जे बराबर ये करने के लिए, तो कैसे सिद्ध करना है, 2πr बराबर एन लैम्डा अपने को करना है। लैम्डा बराबर होता है एच बटे एम भी, लैम्डा बराबर लिखा गया है एच बटे एम भी।
लैम्डा बराबर h/mv लिखा गया है, ठीक है, h/mv। तो यहाँ पे लैम्डा का मान रखेंगे तो h/mv आ जाएगा यहाँ से ऐसे। अब देखिए 2 का पक्षांतर कर दिया तो यहाँ आ गया 2 पाई और mv को यहाँ ले गए तो mv r हो गया और nh/2 पाई, यही अपने को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप इसको भी सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगला जो मोस्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है एक तरफ से मतलब पूरी बुक का जो PDF है मैंने ये पूरी मतलब यूनिट का बना दिया, 1 यूनिट का, पूरी जो नई किताब आई है नई बुक के अनुसार। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला ये है JP थॉमसन का प्रयोग किया था, वो भी द्रव्य तरंगों के लिए उन्होंने किया था। तो क्या किया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसके लिए एक नियम मतलब एक अन्य विवर्तन का प्रयोग किया था। तो उसमें भी उन्होंने क्या किया था, पहले यहाँ पर एक फिलामेंट रहेगा, फिलामेंट में बैटरी से जोड़ दिया उन्होंने, फिर यहाँ से एक एनोड में लगाकर बैटरी से यहाँ से जोड़ा, एनोड लगाकर वोल्टेज 10,000 वोल्टेज का वो दिया, ठीक है। 10,000 वोल्टेज देने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पुंज बनी, ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो थी ये यहाँ ये धातु की प्लेट लगाई गई, तो धातु की प्लेट से लगाई गई तो ये पतली हो गई, ठीक है। फिर इसको एक सोने की पन्नी जी पर डाला गया, जब जी पर डाला गया तो यहाँ से विवर्तित हुई और विवर्तित होने के बाद ये फोटोग्राफिक प्लेट पी पर आई। पी पर आने के बाद ये पहले इस प्रकार से पहले ऐसे फ्रिंजें बना रही थी, ये ऐसे फ्रिंजें बनाते हुए जा रही थी। तो इससे इन्होंने इसके विवर्तन की व्याख्या की, वही इस पर लिखा गया है कि पहले इसमें तंतु F और बैटरी B के द्वारा गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए, जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो एनोड A पर उच्च धनात्मक विभव लगाकर इसे त्वरित किया गया, यहाँ पर उच्च विभव लगाकर त्वरित किया गया। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पुंज धातु एक ब्लॉक C पर जो C से गुजारा गया धातु का ब्लॉक था तो पतली हो गई, ठीक है। फिर से गुजार कर सोने की पन्नी G पर डाला गया, सोने की पन्नी G पर डाला गया और फिर गुजार कर इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर डाला गया। जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ी, ठीक है, इसको उच्च रखा गया तो इसमें फ्रिंजें बनी, वृत्ताकार फ्रिंजें बनी। वो फ्रिंजें कुछ इस प्रकार से थी, कि इस प्रकार से वृत्ताकार फ्रिंजें बन रही थी। तो ये इस प्रकार से विवर्तन फ्रिंज प्राप्त हुई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इसके बारे में कुछ और लिखा है तो आपको देखना हो तो लिख लिए, नहीं बस ये इतना काफ़ी है अगर अपन BSc के हिसाब से देखें तो। एक और आता है क्वेश्चन की बोर मॉडल को समझाओ। बोर मॉडल क्या है, इसकी कमियों के बारे में बताओ। कमियों के बारे में आए तो लेकिन अपन पूरा बोर मॉडल ही देखेंगे कि क्या होता है बोर मॉडल, तो इसकी कमियां बाद में देखेंगे। देखिए बोर का मॉडल क्या है, ये भी टॉपिक है अपने उसमें तो आया है तो मैं सोचूं इसको भी ले लूँ। तो बोर मॉडल क्या है, तो बोर मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए वह हाइड्रोजन के परमाणु के स्पेक्ट्रम जो रेखाएं होती हैं उसके स्पष्टीकरण के लिए 1913 में नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। उन्होंने जो था रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया और परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए नियम दिया था। तो क्या था, पहला क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं ऐसे, ये था। दूसरा जो प्रत्येक कक्षा की जो निश्चित मात्रा एक संलग्न होती है, जो ऊर्जा होती है 1, 2, 3 KLM द्वारा दर्शाई जाती है, मतलब जो कक्षा रहती है उसके कोष रहते हैं, उस कोषों में ऊर्जा रहती है, तो इनके जो कोष हैं उनको KLM द्वारा दर्शाया जाता है। ये कक्षा एक है, अगर कक्षा 1 है तो K कोष होगा, 2 है तो 2 मतलब दूसरा कोष होगा, अगर 3 संख्या है तो तीसरा कोष होगा, चौथा है तो चौथा कोष होगा। इस प्रकार से इसे विभाजित किया गया था। अगला जो टॉपिक था वो था इन स्तरों में ऊर्जा मतलब इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, अगर ऊर्जा ज़्यादा हुई तो दूसरे कोष में ये चले जाते हैं, मतलब जैसे 2 है अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 2 से अगर ज़्यादा हुए तो 8 वाले में चले जाएंगे, ऐसा होता है। और अगला जो था ये इन्होंने कहा था कि जब एक कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिक हो जाती है तो दूसरे कोष में चले जाते हैं। और ये इसमें यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा स्तर में घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ना तो ऊर्जा खर्च होती है
और ना ही कम होती है, ना ही वृद्धि होती है, ना ही कमी आती है उसमें ऊर्जा में। अगला ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं जिसमें नाभिक के परितः उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। और जो पाँचवा था वो क्या कहता है, पाँचवा था इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आकर्षण बल जो है अपकेंद्री बल से प्राप्त होता है। अपकेंद्री बल के द्वारा इसे आकर्षण बल प्राप्त होता है। अब इसकी जो कमियां थी वो कमियां क्या थी, आप देख सकते हैं। पहला था कमी कि यह जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका, जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सका। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता को नहीं बता सका, किसकी, विभिन्न, कई जो थे विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं कर सका। हालांकि हाइड्रोजन परमाणु की कर सका, तो एक ही परमाणु था, उसके अलावा किसी की व्याख्या नहीं कर सका। और स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं कर सका, जो स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म रेखाएं थी उसकी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये थी इसकी कमियां, क्या बोलते हैं, नील्स बोर की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता था, वो भी अपना ख़त्म हुआ। ये क्वेश्चन बनता है तरंग तथा समूह वेग में अंतर लिखो, संबंध बताओ, इसकी व्याख्या करो, किन परिस्थितियों पर होता है तरंग वेग और समूह वेग। इसे कला वेग भी बोलते हैं, तरंग वेग को कला वेग भी बोलते हैं, फ्रेज इसे शायद बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बताना है, तो मैं अपने उससे जो कुछ लिखा है सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, पहले अपन देखेंगे कला वेग या तरंग वेग। तो ये क्या होता है, देखिए पहले इसके बारे में देखना है। पहला जो कला वेग होता है, कला वेग के बारे में क्या लिखेंगे, किसी तरंग पैकेट की, तरंग पैकेट मतलब जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा के अवयवी तरंगों के वेव को, मतलब जो ऊर्जा है ना, जिस पैकेट, मतलब ऐसे ये तरंग चल रही है, ठीक है, तो ये तरंगें चल रही हैं कई सारी, एक पैकेट में बनेंगी, ठीक है। तो इसमें ये तरंगों के जौन वेग है ना, इन तरंगों का जौन वेग है, इस तरंग के वेग को कहा जाता है कला वेग। इसके अलावा ये जो समूह वेग है, तो समूह वेग में जो समूह में संचित तरंगों के परस्पर जो अध्यारोपण होता है, मतलब ये तरंगें चलती गई, अब ये कुल मिला गई, ठीक है। तो जब कुल मिलने के बाद फिर आगे बढ़ी, तो ये सभी तरंगों का वेग है ना, तो ये जो आगे बढ़ी ना तरंग, इस वाले वेग को जो वेग रहेगा उसे कहेंगे अपन लोग समूह वेग। इसमें तरंगों के वेग को कहते हैं, इसमें पैकेट के वेग को समूह वेग कहते हैं। आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसकी जो होती है कला वेग की, तो जो कला वेग होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, के एक्स जो होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी बराबर नियतांक होता है। ये इस प्रकार से समीकरण लिया जाता है एक्स दिशा में, आप देख सकते हैं, सॉरी, ये एक्स दिशा में ये कुछ इस प्रकार से समीकरण लिया जाता है, ये नियतांक होता है। अब इसका पक्षांतर किया तो ये प्लस का हो जाएगा ओमेगा टी, एक्स को किया तो ये एक्स बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब कला वेग जो होता है इसे वी पी से दर्शाते हैं, इसे वी पी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो लैम्डा एक्स बटे लैम्डा टी होता है। तो जो ये एक्स का मान है यहाँ से रखेंगे, तो ओमेगा टी अपॉन में के रखा। अब इसका टी के सापेक्ष अवकलन किया तो टी का हो गया 1, तो यहाँ से आ गया ओमेगा टी। ओमेगा टी ही कला वेग होता है। तो इस प्रकार से वी पी बराबर ओमेगा के आ जाएगा, इसका आंसर वी पी बराबर ओमेगा के आ जाएगा। अब देखिए जो समूह वेग होता है, तो समूह वेग को ये परिभाषा लगी, समूह वेग बराबर ये होता है भी जी बराबर डेल ओमेगा बटे डेल के, बस। अब देखिए डेल ओमेगा बटे डेल के हो गया। अब यहाँ से वी पी बराबर होता है, अपन ने सिद्ध किया है ओमेगा बटे के का पक्षांतर किया तो वी पी मतलब कला वेग या फिर फ्रेजी बोलते हैं इसे, या तरंग वेग। तो यहाँ से ओमेगा का मान आ गया, ओमेगा का मान आने के बाद यहाँ पर ओमेगा का मान रखेंगे, तो ओमेगा का मान ये रखा, यहाँ पर के सापेक्ष करेंगे तो पहला फलन इंटू दूसरे फलन का अवकलन लगेगा, तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन के का 1 हो गया, और फिर के का फिर प्लस किया, फिर के लिखा, और फिर डेल पी बटे डेल के लिख दिया यहाँ पे। अब ये लिखने के बाद अब देखिए ये लिख दिया, ठीक है।
अब ये लिखने के बाद अपने को पता है कि जो के होता है उसका मान 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा जब ये ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है लैम्डा में, 2 पाई से 2 पाई कट जाता है। तो अपने को इतना याद रखना है, तो लास्ट में अपना ये आ जाएगा। आप ये ना लिखना चाहें तो ना लिखें, ये आप लिखना पड़ेगा कि Vp बराबर Vg बराबर Vp माइनस लैम्डा डेल Vp अपॉन डेल लैम्डा आता है। अब इसमें परिस्थितियाँ जो पूछ रहा था, कह रहा था कि विभिन्न परिस्थितियों में बताओ। तो अब क्षेपण जो माध्यम होता है उसमें कला वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती। तो उसमें क्या रहता है, डेल पी अपॉन ये 0 रहता है। तो इसमें जब ये 0 रखेंगे अपन मान, तो जो कला वेग है ना अपक्षेपण माध्यम में, Vg बराबर Vp आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला मान रखा गया है पूरा। तो यहाँ पे जब ये 0 रखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा होता है ये विक्षेपण जब माध्यम होता है तो उसमें क्या रहता है, अगर ये डेल पी बी बटवन Vp अपॉन डेल लैम्डा धनात्मक है, अगर धनात्मक है तो जो समूह वेग है वो कला वेग से कम होता है, समूह वेग कला वेग से कम हो जाता है। और अगर ऋणात्मक हुआ तो समूह वेग कला वेग से अधिक हो जाता है। बस इस प्रकार से अपने को ये लिखना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए समूह वेग की सहायता से डी ब्लॉगली संबंध का निगमन करना है। अब अपेक्षिता के सिद्धांत के आधार पर इस बारे सूत्र का निगमन करना है। इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन। तो पहले देखिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से आपको लिखना है ये यहाँ तक, यहाँ से पहला लिखना है कि ये जो Vg बराबर ये होता है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये होता है। और ये ई स्क्वायर बराबर ये होता है। ई बराबर करेंगे तो ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा पूरा। ठीक है, मतलब ये पूरा मान आ जाएगा ई स्क्वायर का मान। ई बराबर एच म्यू होता है। एच म्यू को इस प्रकार से लिखा जा सकता है क्योंकि म्यू बराबर ओमेगा बटे 2 पाई होता है। अब ये लिखा, अब यहाँ पर लिखा है एच म्यू बटे 2 पाई बराबर ये होता है अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको ये समझ में आया कहाँ से आया ये क्योंकि ई बराबर है, ई का मान क्या है कि इतना होता है। ई बराबर ये निकल के आएगा इतना। अब ई का है तो रूट करना पड़ेगा इसका, तो ई का मान आ जाएगा ये। तो ई बराबर ये होता है, तो ई की जगह ये वाला मान रखेंगे अंडर रूट में, क्योंकि ये अंडर रूट का स्क्वायर है। तो ये यहाँ से लिख दिया। अब ये लिखने के बाद के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये किया तो 2 पाई अलग आ गया, इसका कर रहे हैं अवकलन किया, इस वाले का अवकलन कर रहे हैं। तो ये ओमेगा मतलब एच बटे 2 पाई अलग आ गया, इसका हो गया डेल ओमेगा बटे डेल के। इसका किया तो 1 बटे 2 अंडर रूट हुआ। फिर इसका किया तो 2p आ गया और सी स्क्वायर आ गया, डेल पी बटे डेल के आ गया। अब ये आने के बाद अब देखिए ये इतना आ गया। अब इतना आने के बाद ये एच बटे जो 2 पाई है, एच बटे 2 पाई इसका इस साइड पक्षांतरण किया गया। ठीक है, तो ये जो 2 पाई है इस 2 से इस 2 को भी काट सकते हैं, और ये 2 पाई यहाँ आ गया, एच यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये इसकी जगह पे ई लिख सकते हैं पूरा, क्योंकि ई का मान ही था तो यहाँ पे ई लिख दिया। और ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये पहले से था, डेल पी बटे डेल के लिखा। अब यहाँ पर ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। ठीक है, ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है और पी बराबर होता है एम भी। तो ये एम सी स्क्वायर रखा तो देखिए एम से एम कट जाएगा क्योंकि नीचे है। ठीक है, और सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। अब जब ये आंसर आ गया तो इतना आने के बाद जो Vg है ना, Vg बराबर ये होता है समूह वेग है। ठीक है, इसके बराबर ये होता है, तो इसकी जगह भी भर अपन लिख सकते हैं। इस भी से इस भी को काट देंगे। इस भी को काटने के बाद जो डेल पी है उसका इस तरफ पक्षांतर मतलब जब करेंगे तो डेल पी बराबर एच बटे 2 पाई, एच ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा और डेल के इस साइड चला जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना, ये इतना आ गया। अब इतना आने के बाद इसका समाकलन करेंगे तो p का समाकलन p हो जाएगा।
एच बटे 2 पाई के का ये आ जाएगा, एक नीतांक आता है, समाकलन नीतांक। ठीक है, अब के का मान होता है 2 पाई बटे लैम्डा। सो ये 2 पाई से 2 पाई काट दिया और ये पी बराबर आ गया एच लैम्डा, और एच लैम्डा आ गया, इसे लिख सकते हैं लैम्डा बटे एच पी, और यही डी ब्लॉगली का समीकरण था। तो इस प्रकार से कला वेग या समूह वेग के द्वारा आप डी ब्लॉगली तरंग का भी निगमन कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये तो हालांकि ऐसा भी क्वेश्चन आया है तो ये मैं करा चुका हूँ, ये समूह वेग कला वेग में अंतर बताइए समझाइए, तो इनकी परिभाषा सब कुछ करा चुका हूँ। ये देखिए, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो क्या है, अनिश्चितता के सिद्धांत को बताना है, समझाना है। ठीक है, उसके द्वारा ये एच होता है, इसको निगमन करना है अपने को, डेल पी बराबर एच होता है, इसकी पुष्टि करनी है। और इसके हाइजेनबर्ग समझाइए, निगमित कीजिए, इसका वर्णन कीजिए। अब इसमें गामा किरण सूक्ष्मदर्शी को समझाना है, स्लिट द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन को समझाना है। तो ये सबसे बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और मुझे लगता है कि ये पेपरों में आएगा। तो अपन करते हैं। देखिए एच बराबर इसने बताया है कि एच बराबर एच बटे 2 पाई अपन रख सकते हैं, तो इसको ऐसे निगमित करना है, एच बटे 2 पाई के अनुसार निगमित करना है। तो किस प्रकार से करते हैं वो देखते हैं अपन, इसमें नोट में जो मैंने लिख रखा है सब कुछ परिभाषा के अनुसार देखेंगे। तो पहले परिभाषा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पेपरों में आएगा, तो आपको इसको छोड़ना तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, इसको ध्यान में रख के पढ़ के जाना है। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, 1927 में हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न तरंगों के अध्ययन के लिए एक नियम दिया था। वही है इलेक्ट्रॉन को जो तरंग की तरफ व्यवहार करता है उसी के बारे में बता रहा है। तो पहला ये यहाँ से शुरू नहीं है, यहाँ से शुरू है। किसी सूक्ष्म कण की जो स्थिति व संवेग है ना, एक साथ सही सही ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप स्थिति और संवेग नहीं बता सकते। जैसे कि एक डिब्बे में एक बॉल रखी हुई है, तो आप इसका संवेग नहीं बता सकते कि क्या है, और स्थिति नहीं, बस दोनों साथ में नहीं बता सकते। ये कह रहा था ये सिद्धांत। और ये सिद्धांत बराबर होता है डेल एक्स इंटू डेल पी बड़ा है बराबर है एच बटे 4 पाई। अपन 2 पाई भी देख सकते हैं, तो ये नीतांक कुछ भी लिख सकते हैं, एच बटे 2 पाई या एच बटे 4 पाई। और ये इस प्रकार से आपको लिख देना। अब समीकरण का जब निगमन करना है, अब देखिए ये गामा सूक्ष्मदर्शी वाला करना है। तो इसमें क्या है कि पहले ये जो पी है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स दिशा में गतिशील है, एक्स दिशा में, और इसको जो है जिसे अधिक विभेदन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी से देखा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गतिमान है, और इसके स्थिति व संवेग का मापन करते हैं कि किस प्रकार से पता चल रहा है। तो वही स्थिति और उसका मापन करना है इसके द्वारा। तो सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता होती है डेल एक्स बराबर लैम्डा बटे 2 साइन थीटा होती है, डेल एक्स बराबर लैम्डा बटे 2 साइन थीटा होती है। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हो गई। अब देखिए क्या होता है कि माना जो प्रकीर्णित फोटान है लैम्डा है, इसकी तरंग दैर्ध्य पी ए से पी बी में कुछ भी हो सकती है, इसके बीच में है कुछ भी, ठीक है, प्रकीर्णन। और सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक कोण माइनस थीटा से होकर ये थीटा पर आता है। तो जो अनिश्चितता संवेग का अनिश्चितता है वो क्या होती है, ये मुझे थोड़ा जूम करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि पहले एच बटे लैम्डा डैश प्लस एच बटे लैम्डा साइन थीटा माइनस एच बटे लैम्डा डैश माइनस एच बटे लैम्डा साइन थीटा। अब ये जब माइनस का चिन्ह किया तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये 2h साइन थीटा बटे लैम्डा आ गया। अब ये जो डेल एक्स है, डेल एक्स का जो मान निकाला है, ये ऊपर से डेल एक्स और डेल पी का गुणा करेंगे, तो जब गुणा किया तो 2 साइन थीटा से 2 टाइम्स थीटा कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, बचा यहाँ पर एच भर। तो यही अपने को सिद्ध करना था, एच बटे ये होता है। अब एच की जगह एच बटे 4 पाई भी लिख सकते हैं, तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत हो गया, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ तक बोला था तो यहाँ तक अपने सिद्ध कर दिया, डेल एक्स डेल पी बराबर एच होता है। तो इस प्रकार से ये गामा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन ने ये सिद्ध कर दिया। अब स्लिट वाला जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आता है स्लिट वाला। तो स्लिट वाले में क्या है, स्लिट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, स्लिट द्वारा क्या
कि माना इलेक्ट्रॉन पुंज जो एक पतली स्लिट ए बी द्वारा विवर्तित है, ये जो पतली स्लिट है ए बी द्वारा विवर्तित हो रही है, जिससे वाई पर विवर्तन फ्रिंज प्राप्त होता है। फ्रिंज की जो चौड़ाई है डेल वाई बराबर लैम्डा बटे साइन थीटा है। ठीक है, लैम्डा बराबर एच पी होता है, लेकिन पी बराबर एच बटे लैम्डा होता है। अपने को ये याद रखना, अपन ने पढ़ रखा है। ठीक है, डी ब्लॉगली में। अब वाई का जो संवेग है, वाई का संवेग वो पी साइन थीटा से पी माइनस थीटा के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रखा, तो ये थीटा जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो लैम्डा पी बराबर आ गया 2p साइन थीटा। पी बराबर होता है एच बटे लैम्डा, अपन ने यहाँ से पढ़ा, तो एच बटे लैम्डा ये रखा, फिर डेल वाई बटे डेल पी किया, तो डेल वाई का मान ये है, यहाँ से रखा, तो ये थीटा से थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो डेल वाई डेल पी बराबर 2h, और 2h का मान जैसा कि अपने को पता है h बटे 2 पाई है, या बड़ा या बराबर में h बटे 2 पाई रखेंगे, तो ये भी जो क्वेश्चन पूछ रहा था डेल वाई डेल पी बराबर h बटे 2 लैम्डा सिद्ध हो जाएगा। अगर यहाँ पर डेल एक्स कह रहा तो आपको फ्रिंज चौड़ाई डेल एक्स ले लीजिएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने सिद्ध कर दिया इसको। अब देखते हैं इसके अनुप्रयोग हैं जो कि महत्वपूर्ण है अनुप्रयोग इसके। तो पहला अनुप्रयोग में इसके लिखना है कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला बंद बॉक्स के कण में स्थिति है, इसको पता करने के लिए किया जाता है। दूसरा नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति बताने के लिए किया जाता है। और तीसरा है बोर के प्रथम कक्ष की त्रिज्या पता करने के लिए किया जाता है। और आखिरी है उत्तेजित परमाणु से फोटॉन के उत्सर्जन में इसका उपयोग किया जाता है, उत्तेजित परमाणु से फोटॉन के उत्सर्जन में। अगला जो क्वेश्चन अपना बनता है वो है श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है, तो ये श्रोडिंगर का समीकरण है। श्रोडिंगर का समीकरण समय निर्भर और समय मुक्त पर अपने को बताना है, इसे सिद्ध करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप देख सकते हैं कई बार आ चुका है। इसके समीकरण की स्थापना भी कहा है, काल आश्रित मतलब समय पर, समय टाइम डिपेंड और टाइम इंडिपेंड वाला है। तो पहले देख लेते हैं श्रोडिंगर का समीकरण है क्या। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है श्रोडिंगर के समीकरण की पहले परिभाषा देखेंगे, अपने को ऐसे ही लिखना ही पड़ेगा नोट बना के। तो जब आए तो ये लिखना है, यह क्वांटम भौतिकी का मूलभूत नियम है और यह है न्यूटन के गति के नियमों के समांतर है। यह नियम 1925 में श्रोडिंगर ने दिया था। इस नियम से किसी वस्तु की अगर वर्तमान स्थिति पता है कि यहाँ पर है, तो इसके भविष्य की स्थिति को बता सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं इस नियम के द्वारा। और ये यही था लैम्डा स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस भी और साई बराबर 0। अब जब इसको आता है सिद्ध निगमन करने के लिए, तो निगमन यह समीकरण नाभिक से बंधे इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के बारे में बताता है, जो कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का उपयोग करता है। ठीक है, तो ई बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अपन भी मानते हैं। ठीक है, 1/mv स्क्वायर बराबर होता है ये, कैसे, यहाँ से 2m का m का गुणा किया एम से पी स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर बटे होता है h बटे लैम्डा, तो h स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो इसको यहाँ पे रख देंगे पूरे मान को। अब ये पूरा मान यहाँ पे रख दिया, ये भी का पक्षांतर किया, ई माइनस भी आ गया। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर इस साइड आ जाएगा, ई माइनस भी यहाँ आ जाएगा, ई माइनस भी आ गया। यदि कोई कण सूक्ष्म गति से घूमता है और x मतलब x तरंग गति समीकरण कर रही है, तो डेल स्क्वायर साई बटे डेल एक्स स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर साई बटे लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 ये होता है। लैम्डा स्क्वायर का मान रखा, तो लैम्डा स्क्वायर का ये मान है, तो एच स्क्वायर नीचे रहेगा, 2m और ई माइनस भी ऊपर चला गया। ठीक है, जब इसका गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 लिखेंगे इसको। तो ये लिखा, सॉरी यार, ये देखिए, ये 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर ई माइनस भी साई बराबर 0 लिखा। अब ये एक्स वाई जेड दिशा में रहेगा, तो एक्स वाई जेड दिशा में जहाँ एक्स भर था, ये एक्स भर था, तो यहाँ पर वाई और जेड भी आ जाएंगे।
और वाई और ये साई यहाँ पर आ गया, और इसका मान होता है पूरे का लैम्डा जो स्क्वायर होता है डेल स्क्वायर होता है, तो डेल स्क्वायर साई हो जाएगा यहाँ पर पूरे में, और 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच स्क्वायर ई माइनस भी साई, और ये बराबर 0। यही श्रोडिंगर का समीकरण था। तो इस प्रकार से इसका निगमन कर सकते हैं। अब जब समय डिपेंड पूछेगा कि टाइम पर डिपेंड है, तो टाइम डिपेंड पर क्या करना पड़ेगा, माना एम द्रव्यमान का कोई धनात्मक कण एक्स दिशा में सारक्षी बल से गतिमान है। ये हिंदी वैसे कोई लिखता नहीं, और जिसका संवेग पी एक्स है, कुल ऊर्जा ई है, और तो एक बीमी जो समीकरण होता है साई बराबर एक बीमी जो समीकरण होता है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ये होता है साई एक्स टी e की पावर आई बटे एच, ठीक है, पी एक्स एक्स माइनस ई टी लिखा है, ठीक है। अब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक बार टी के सापेक्ष इसका अवकलन करना, एक बार करना एक्स के, तो टी के सापेक्ष करेंगे तो ये इसका होगा, तो माइनस का ई साई आ जाएगा, और ई यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है। टी का किया तो ई आ जाएगा आगे, ठीक है। अब देखिए ये तो माइनस का था, ठीक है। अब ये जो ये पूरा मान है, ये मान है साई का, तो यहाँ पे साई का मान रख दिया, ई वैसे के वैसे उतार दिया। ये जो इस तरफ भी माइनस का गुणा किया और इस तरफ भी माइनस का, तो ये पूरा प्लस हो गया, यहाँ माइनस आया। माइनस का मान जो होता है -1 का मान ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रखा। तो जब ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे मान रखेंगे तो एक ओमेगा से एक ओमेगा मतलब आयोटा, सॉरी ओमेगा कह रहा हूँ, आयोटा से आयोटा कट जाएगा और ये आयोटा एक बच जाएगा। तो यहाँ पर ई साई बराबर, देखिए एक आयोटा बच गया ना, तो यहाँ से क्या हुआ, ई साई जो लिखा है ई साई यहाँ पे लिखेंगे, आई यहाँ पर, और ये एच ये लिखा है एच डैश का है ना, एच कैप इसको बोलते हैं, और डेल साई बटे डेल टी यहीं के ही रहेगा। तो ये हो गया पहला समीकरण। अब समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 में एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, एक्स के सापेक्ष केला तो आई ये जे का हुआ तो ये तो आ गया, यहाँ से पी एक्स और आ जाएगा और एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान साई होता है तो पूरे का मान साई रख दिया, ये साई रख दिया, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस का 1 रखा, तो इस तरफ भी माइनस लगाया, इस तरफ भी माइनस लगाया। अब ये आयोटा से आयोटा फिर काट दिया, ठीक है, और फिर इसी तरफ इसका पक्षांतर किया तो पी साई और एच साई, आयोटा का स्क्वायर का मान यहाँ रखा ना, तो आयोटा बचा था, आयोटा एच कैप और डेल साई बटे डेल एक्स आ गया। इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब देखिए ये समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 मानने के बाद जो इसकी ऊर्जा होती है ई बराबर होता है पी एक्स स्क्वायर बटे 2m प्लस भी, अपन पढ़ चुके हैं, ये होती है इसकी ऊर्जा और साई है पी एक्स स्क्वायर बटे 2m, और ये साई, इसका साई के इस तरफ गुणा किया, साई के इस तरफ गुणा कर लिया, ई बराबर ये ऊर्जा थी, साई का गुणा कर लिया दोनों साइड, तो दोनों साइड इसका गुणा कर लिया। अब क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 और 3 के मान थे ना, पी एक्स का मान अपन ने निकाला था, ठीक है, पी एक्स का मान, तो पी एक्स का मान यहाँ पे रखेंगे, कहाँ गया, इसमें पी एक्स का मान रखेंगे अपन, और ये वी एक्स भी हो जाएगा यहाँ से। तो इन सब के मान को मतलब ये ई एक्स जो है इनके मान को रखेंगे समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 2 और 3 आप देख सकते हैं, तो 2 मिनट, ये यहाँ से अपन ने निकाल के रखा है, ये आया था ई फाई का मान और ये आया था पी एक्स का मान, ये ई साई का मान और ये आया था पी एक्स का मान, तो इन दोनों को अपने को समीकरण में रखना है। तो जब समीकरण में रखेंगे तो देखिए ये समीकरण में रखा, तो जब इस समीकरण में रखेंगे तो जब इसको हल करेंगे इस समीकरण को, तो ये वाला अपने को प्राप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से। ये फाई साई का देख आई साई डेल टी बराबर, ये ओमेगा माइनस का था तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए एक ये एच हुआ, ठीक है, और ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, ठीक है, ये माइनस पहले से था,
ठीक है। तो ये प्लस प्लस हो गया, एच स्क्वायर हो गया, ये जो एच का स्क्वायर है बटे 2m हो बचा ये वाला, और डेल स्क्वायर साई बटे डेल स्क्वायर, और ये अंदर ये साई आ गया। तो इस प्रकार से ये समय निर्भर समीकरण था जिसे सिद्ध कर दिया गया। अब जो समय मुक्त सिलेंडर समीकरण है उसको कैसे सिद्ध करते हैं, यदि तरंग फलन केवल स्थिति x और ये केवल t पर निर्भर करे तो ये c बराबर साई x और फाई t होता है। तो पहले करेंगे x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये डेल x आ गया और यहाँ डेल t आया। दोबारा किया तो डेल फाई डेल x स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बटे डेल स्क्वायर और ये क्यू टी आ गया, यहाँ तक आ गया। ठीक है। उस वाले को कट करेंगे, वो था किताब के उससे। ठीक है। अपन देखेंगे समय मुक्त समीकरण यहाँ से देखेंगे, ये बहुत ही आसान है। तो ये जो कुल ऊर्जा होती है ये बराबर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है। अपन काइनेटिक एनर्जी ये पढ़ चुके हैं कि ये होती है पी स्क्वायर बटे 2m और वी एक्स होती है। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों में ओमेगा जो ये साई है इसका गुणा कर लिया, इसमें भी गुणा किया इसमें भी गुणा किया। ठीक है। ई बराबर जो एक विमीय समीकरण होता है ये होता है, तो इसको लिख लिया। अब इसका एक्स के सापेक्ष पहले अवकलन किया, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये आयोटा का आगे आ गया। ठीक है। आयोटा का डेल साई बटे डेल एक्स हो गया, और यहाँ से के भी आगे आ जाएगा तो ये के आ गया, एक्स का एक हो गया। ठीक है। अवकलन एक एक्स का एक हो गया, एक्स का अवकलन एक कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ, दोबारा करेंगे तो ये आई स्क्वायर और के स्क्वायर आ गया। के स्क्वायर बराबर होता है पी बटे एच कैप। ठीक है। तो पी ये के स्क्वायर है तो पी स्क्वायर और एच कैप का स्क्वायर और साई आ गया। अब ये यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से पी स्क्वायर मतलब एच कैप का इस तरफ 75 कर दिया माइनस का पूरे, तो ये इस प्रकार से पी साई एक्स का मान आएगा। तो समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर ये जो एक समीकरण है ना ये वाला है, इस पे ये जो पी एक्स है ये पी फाई एक्स यहाँ पे मान रखेंगे। तो ये पी स्क्वायर का मान रख दिया यहाँ पे, ये रख दिया पूरा मान। ठीक है। तो पी स्क्वायर का जब यहाँ पे मान रख दिया और ये ई का, फिर अब ये 75 किया तो ये पूरा माइनस का हो गया, और ये जो माइनस का था ये पूरा प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे 2m का गुणा किया और h डैश का भाग कर दिया, तो 2m का गुणा किया ये 2m आ गया, h कैप का स्क्वायर हो गया। दोनों साइड करना है, इस तरफ तो 0 है पूरे में। ठीक है। दोनों साइड करेंगे गुणा और भाग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे किया तो ये आ गए, यहाँ पे किया। ठीक है। ये अब यहाँ पे करेंगे इस वाले में तो यहाँ पे 2m h कैप का स्क्वायर, मतलब ये तो पूरे में हो गया, एक में हुआ तो पूरे में हो गए। अब ये करेंगे किस में गुणा, इसमें किया गुणा तो ये h कैप का स्क्वायर और 2m एक दूसरे को मतलब काट देंगे, 2m से 2m h कैप से h कैप कट गया तो ये बचा इतना भर, ये सॉरी ये नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये डेल स्क्वायर ये पहले उतार दिया साई 2m बटे एच कैप और ई फाई ये आ गया ये वाला, और ये माइनस का वी एक्स वाला आ गया, वी एक्स और साई वाला, और यही होता है द्वितीय समीकरण जो एक विमीय होता है, समय निर्भर ना हो मतलब टाइम इंडिपेंड हो। तो इस प्रकार से ये जो यूनिट है किताब में, हालांकि श्रेणीय समीकरण जो है वो अलग प्रकार से लिखा हुआ, कई जगह आप देखेंगे तो अलग अलग विधि से लगाया गया है, तो वो भी सही है आना आंसर, लेकिन लास्ट में यही चाहिए जो उसका बेसिक होता है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके।